गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्लास 2:10 से स्टार्ट होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। ओके। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। हम जो लेंथ ऑफ ऑफसेट कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, उसका लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, वो लेंथ कितना होना चाहिए। स्केल ऑफ मैप, मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफसेट, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ऑफसेट कैसे सेट करते हैं। नेचर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का नेचर कैसा है, जैसे अंडुलेशन है या प्लेन एरिया है, इस पे भी डिपेंड करता है। परमिसिबल एरर ऑन द पेपर, पेपर पे कितना एरर अलाउड है, इस सब पे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ऑफसेट। देखो, हम लोग जो ऑफसेट जनरली मेजर करते हैं वो 90 डिग्री, एट 90 डिग्री टू द मेन सर्वे लाइन। तो 90 डिग्री जो मेजर करते हैं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस किए थे ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड से हम लोग कैसे परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं। देखो, कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें यूज करते हैं 90 डिग्री ऑफसेट लेने के लिए। फर्स्ट है ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ का कुछ मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। जैसे सपोज क्या है, ये जो लाइन है मेन सर्वे लाइन के लॉन्ग है, हमको जो ऑफसेट मेजर करना है वो परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन, ये है मेन सर्वे लाइन। हम लोग ऑफसेट जो मेजर करते हैं परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन। तो इस साइड से देखेंगे तो ये मेन सर्वे लाइन के लॉन्ग है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड होगा, और यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड होगा, और यहाँ पे मेन सर्वे लाइन होगा। तो इसके परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है हमको। तो इस साइड से देखोगे तो मेन सर्वे लाइन के लॉन्ग है, इस साइड से जब देखोगे ये परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन होगा। ये इसमें टू पेयर ऑफ स्लिट है, वन पेयर ऑफ स्लिट इस डायरेक्शन में है, वन पेयर ऑफ स्लिट इस डायरेक्शन में है। तो ये जो डायरेक्शन है ब्लू कलर का लाइन, ये परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन है। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। ये ओपन क्रॉस स्टाफ में इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करते हैं। दूसरा मेथड है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, इसमें दो मिरर यूज करते हैं। एक जो मिरर यहाँ पे दिख रहा है, ये मिरर, सर प्लेन मिरर सर। हाँ प्लेन मिरर ही है। ये कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर नहीं है, प्लेन मिरर ही है। ये रहा प्लेन मिरर। और क्या हो सकता है, ये देखो ये जो मिरर दिख रहा है, ये जो अपर पोर्शन है, ये जो एक लाइन दिख रहा है, रुको लाइन दिखा रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये नीचे वाला है, सपोज ये मिरर टू बोल देते हैं इसको, मिरर टू, इसको मिरर वन बोल देते हैं। तो मिरर टू में जो ये ब्लैक कलर का लाइन है, इसके ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो सिल्वर्ड रहता है, इसके नीचे का जो पोर्शन होता है अनसिल्वर्ड होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, कोई बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। सर जब वो रिफ्लेक्ट करता है। सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, तो क्या होगा, सनलाइट इस पे आएगा या कोई भी लाइट इस पे आएगा, इससे रिफ्लेक्ट होके जो रे हमारे आई में इंटर होगा,
इस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में इंटर करता है उसी को हम देख पाते हैं। तो सपोज जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई में इंटर कर गया। इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। एक और ऑप्शन है, देखो यहाँ पर क्या है, इसका अपर पोर्शन जो है, अपर पोर्शन ये सिल्वर्ड है, लेकिन लोअर पोर्शन सिल्वर नहीं। इसी और फायदा क्या है, यहाँ से जो रेंजिंग रॉड है इस साइड, उसको भी हम देख पाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, रुको, सबसे पहले हम इस ऑप्टिकल स्क्वायर को मेन सर्वे लाइन के अलोंग अरेंज करते हैं। तो मेन सर्वे लाइन कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मेन सर्वे लाइन है, तो यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड होगा और यहाँ पे भी एक रेंजिंग रॉड होगा, यहाँ पे भी एक रेंजिंग रॉड होगा। तो हम यहाँ पे ये सेट कर लेंगे, ये ऑप्टिकल स्क्वायर का ये जो एक्सिस है, सपोज ये ए है, ये पोर्शन बी है। जो ए बी जो होगा, ए बी पहले से बी यूज हो चुका है, सपोज ये ए है, ए बी है मेन सर्वे लाइन, तो सपोज ये सी डी है, तो सी डी जो होगा वो मेन सर्वे लाइन के अलोंग होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सबसे पहले हम क्या किए, ऑप्टिकल स्क्वायर को इस तरह से अरेंज किए जिससे सी डी जो है मेन सर्वे लाइन के अलोंग है, मीन्स सी डी ए बी, जो सी डी है वो ए बी के साथ कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। रुको, जो मेन सर्वे लाइन होता है उसके एंड पे एक मेन सर्वे स्टेशन होता है। सपोज ये सर्वे स्टेशन बी है और ये सर्वे स्टेशन, इसको भूल जाओगे। ये मेन सर्वे स्टेशन ए है, ये मेन सर्वे स्टेशन बी है। तो हमको ऑप्टिकल स्क्वायर को कुछ इस तरह से अरेंज करना है जिससे सपोज यहाँ पे जो ओपनिंग है, इसका दो ओपनिंग होता है, तीन ओपनिंग होता है। एक जो होता है इसके अलोंग होता है, एक यहाँ पे देखो, इसको कुछ और मानते हैं, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, इसको मान लेते हैं स्मॉल सी। जो दो ओपनिंग होता है ए बी, इसको इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि ये मेन सर्वे लाइन के अलोंग हो, मीन्स ए बी के अलोंग हो। ये कैसे पता चलेगा ये ए बी के अलोंग है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आई है, आई से हम देख सकते हैं जो ये पॉइंट बी तुमको यह पता चल जाएगा, ये पॉइंट बी और ये बी दोनों एक लाइन में आ रहा है। पॉइंट ए बी एंड बी तीनों एक लाइन में आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर है वो मेन सर्वे लाइन के अलोंग है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, हमको ये पता चल गया ऑप्टिकल स्क्वायर जो है ए बी लाइन के अलोंग है, मेन सर्वे लाइन के अलोंग है। अब हमको लेना है ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द ए बी लाइन। तब क्या करेंगे, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स ये ऑफसेट रॉड है, तो ऑफसेट रॉड से क्या कर रहे हैं, ऑफसेट रॉड से यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे मिरर है, यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। फिर यहाँ पर भी मिरर है, यहाँ से अपर पोर्शन सिल्वर्ड है, तो यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ये कहाँ आई में इंटर हो जाएगा। तो ये जो आई में जो भी रे इंटर हो रहा है, इस ये जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लाइट जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है इस मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके,
तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड से ऑफसेट को परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करते हैं। तो देखो उसके बाद आता है प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर में क्या होता है, इसमें भी दो मिरर यूज होता है, दो मिरर नहीं यूज होता है इसमें, एक्चुअली ये प्रिज्म होता है जिसको इस तरह से पे कट करते हैं, इसको इस शेप में कट करते हैं, ये एक प्रिज्म है। इसमें क्या करते हैं, इस पोर्शन को सिल्वर्ड कर देते हैं, इस पोर्शन को भी सिल्वर्ड कर देते हैं। नीचे वाला पोर्शन सिल्वर्ड नहीं होता, इसके ऊपर का पोर्शन सिल्वर्ड होता है। इससे फायदा क्या होता है, नहीं ये पूरा ही प्रिज्म है, रुको, ये पोर्शन प्रिज्म है। ये पोर्शन जो होता है इसका अपर पोर्शन ये सिल्वर्ड होता है, और ये पोर्शन पूरा सिल्वर्ड होता है। इसमें भी सेम मेथड यूज होता है। इस साइड से जैसे यहाँ पे सपोज ए बी मेन सर्वे लाइन के अलोंग है, ए बी मेन सर्वे स्टेशन है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हो जिससे जो ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर है, सॉरी प्रिज्म स्क्वायर है, वो किसके अलोंग हो, ए बी लाइन के अलोंग हो। इसको भूल जाओ, ये ए बी लाइन के अलोंग हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, जहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना वहां पे क्या करेंगे, ऑफसेट रॉड डालेंगे, उस ऑफसेट रॉड से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई में इंटर कर रहा है। इसका मतलब है वो जो ऑफसेट रॉड है परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन ए बी है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, सेम मेथड यूज होता है, सिर्फ प्रिज्म को इसमें सिल्वर्ड कर देते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट, नहीं सर। ओके। देखो दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर। सर ऑप्टिकल प्रिज्म से। स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्यों ज्यादा एक्यूरेट होगा बताओ। सर इसमें नहीं सर, ऑप्टिकल होगा वो, सर ये वाला होगा। ऑप्टिकल स्क्वायर हम्म। देखो, उसमें क्योंकि उसमें लाइनिंग है, इफेक्ट जा रहा है उसमें, आप से देख सकते हैं, और क्या वो इसमें एंगल बना रहा है ये। देखो ये जो एंगल होता है 105 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये तो ये कैलकुलेट करो ये 90 डिग्री आएगा। इसको इस तरह से मिरर को अरेंज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब सपोज इंस्ट्रूमेंट कहीं से गिर गया या किसी भी रीजन से इसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया, तो क्या होता है, ये जो एंगल है 105 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये जो एंगल है दो मिरर के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। इस केस में ऑप्टिकल स्क्वायर में दो मिरर के बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन भी रहता है इस पर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिरर इन ऑप्टिकल स्क्वायर, तो वो 45 डिग्री होगा। तो ये जो 45 डिग्री है, सपोज किसी भी प्रॉब्लम से ये एंगल चेंज हो जाता है, जैसे सपोज इंस्ट्रूमेंट गिरा, तो गिरने के बाद क्या होता है, एंगल चेंज हो जाएगा। तो एंगल चेंज हो जाने से क्या होगा, हमको जो परपेंडिकुलर ऑफसेट जो लेते हैं वो एक्यूरेट नहीं मेजर हो पाएगा। लेकिन प्रिज्म स्क्वायर में क्या करते हैं, ये एक पूरा प्रिज्म ही है, ये जो ये पूरा जो कलर कर रहे हैं, ये जो पूरा जो पोर्शन है ये पूरा एक प्रिज्म है। प्रिज्म को ही हम लोग क्या किए हैं, सिल्वर कर दिए यहाँ पे। इससे फायदा क्या है, ये गिरेगा भी तो इसका एंगल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री ही है, लेकिन ये गिरेगा तो एंगल चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, इसमें क्या होगा, एंगल चेंज हो जाता है। इसलिए प्रिज्म स्क्वायर इज बेटर देन ऑप्टिकल स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट, सर कहाँ क्या गिरेगा तो क्या चेंज होगा, नहीं पता चला। इंस्ट्रूमेंट कहीं से गिरा या मतलब कुछ भी डिफॉल्ट, मतलब जैसे देखो कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट होते ही रहता है।
इसमें क्या होता है, एंगल मतलब फिक्स्ड नहीं है, एंगल चेंज हो जाता है। किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट कहीं से मान के हाथ से छूट गया, ऊपर से नीचे गिर गया, तो उस समय जो एंगल हमेशा इसमें एंगल चेंज हो जाता है। लेकिन प्रिज्म स्क्वायर में क्या होता है, ये गिरेगा भी तो इसका एंगल चेंज नहीं होता है। प्रिज्म स्क्वायर का एक्यूरेसी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मतलब इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ फॉल्ट आते रहता है, वो गिरने की वजह से हो, जिसकी वजह से हो। तो वो जो फॉल्ट इसमें जो होता है, एंगल ही चेंज हो जाता है। एंगल चेंज होने से क्या होगा, जो परपेंडिकुलर ऑफसेट हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। प्रिज्म स्क्वायर में क्या होता है, किसी भी वजह से इसमें एंगल चेंज नहीं होता है, इसलिए ये कहीं से गिरेगा मतलब ऊपर से नीचे गिर जाएगा, मतलब किसी भी हाइट से गिरेगा तो वो एंगल चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। और भी किसी कोई डाउट? देखो यहाँ पर जो मिरर होता है, इसको मिरर को फिक्स करते हैं हम लोग, इस मिरर को हम लोग फिक्स करते हैं, लेकिन ये परमानेंटली फिक्स नहीं हो सकता है ना, जैसे इसमें फिक्स्ड है, ये तो पूरा एक ऑब्जेक्ट ही है ना ये पूरा, तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो सकता है, तो इसका क्या हो जाता है, इससे एंगल चेंज हो जाता है, इससे दोनों मिरर के बीच का। अभी भी किसी कोई डाउट है क्या? और सर प्रिज्म का एंगल फिक्स रहता है हमेशा? प्रिज्म का क्या किया हम लोग, प्रिज्म ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये पूरा एक, ये पूरा एक प्रिज्म है। उसको क्या किया हम लोग, यहाँ से सिल्वर कर दिए, यहाँ पे सिल्वर कर दिए, तो इसमें एंगल चेंज होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, इसलिए इसका एक्यूरेसी ज्यादा होता है। तो इसको कहीं प्लेस कर दिए हैं या फिर इसको मतलब टांग के रखे हैं, कैसे किए हैं? प्रिज्म स्क्वायर का तुमको बुक में दिख जाएगा फोटो, एक्चुअली हम इस प्रिज्म को दिखा रहे हैं। तो ये जो होता है ना, एक जैसे जैसे इस तरह से ये होता है ना, ओपन क्रॉस स्टाफ को इस तरह से प्लेस करते हैं, उसको भी एक एक जो रॉड के ऊपर ही रखते हैं इसको। ये सिर्फ हम प्रिज्म दिखाए हैं, एक्चुअली प्रिज्म स्क्वायर देखोगे तो वो कुछ और तरह से दिखता है। और किसी कोई डाउट? नहीं सर। देखो मेन जो याद करना है, प्रिज्म स्क्वायर किस लिए यूज किया जाता है, तो 90 डिग्री सेट करने के लिए यूज किया जाता है। दो मिरर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 45 सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्टिकल स्क्वायर में भी दो मिरर के बीच एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। बस मेन पॉइंट यही है, और कोई इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। देखो, अफेक्ट ऑफ एरर इन लेइंग आउट द डायरेक्शन। सपोज ये मेन सर्वे स्टेशन ए है, ये मेन सर्वे स्टेशन बी है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा बताओ? ये मेन सर्वे लाइन हो जाएगा। सपोज हमको एक पॉइंट है पी, जिसका हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, तो हम लोग जो फील्ड में जो ऑफसेट मेजर करते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग पेपर पे 90 डिग्री एग्जैक्टली कर लेते हैं, फील्ड में ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम लोग सपोज ये जो ऑफसेट लिए, कुछ इस तरह से ऑफसेट ले लिए, हम लोग जो इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ?
सपोज ये पॉइंट रहा सी, और जो सीपी का जो लेंथ ऑफ ऑफसेट जो है वो है एल। लेंथ ऑफ ऑफसेट जो है ये है एल, ये है पॉइंट सी। हम लोग जो पेपर पे जो ड्रॉ करेंगे ऑफसेट, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? बताइए सर। रुको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी मेन सर्वे लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर पे। उसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करना है। हमको तो ये पता नहीं एरर है, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ कर देंगे। जिसका लेंथ कितना होगा, वो स्केल में कन्वर्ट करोगे तो वो लेंथ एल ही आएगा, लेकिन पेपर पे कुछ और ड्रॉ होगा। तो ये सपोज ये लेंथ रहा एल, लेकिन हम लोग जो पेपर पे ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते हैं। तो ये हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये पेपर पे इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे। इसका लेंथ कितना होगा बताओ। सपोज ये पॉइंट रहा P1, CP1 कितना होगा? एल से। एल ही होगा। हम लोग जो पेपर पे ड्रॉ करते हैं वो उसका लेंथ एल ही रखते हैं, मतलब आफ्टर कन्वर्टिंग इन स्केल वो लेंथ एल ही रहेगा। तो ये लेंथ रहेगा एल ही। सब डिफरेंस ये आ गया है, जो पेपर पे हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट डाले हैं और जो फील्ड में है वो परपेंडिकुलर नहीं है। सपोज जो ये एंगुलर एरर है अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एरर, ये एंगुलर एरर है। एक आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम P टू P1, जिसका लेंथ होगा L। तो ये कुछ इस तरह से होगा। सपोज दिस इज P2, ये पॉइंट है P2। जैसे हम इसको पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे तो इसका सपोज हम इसका स्केल मान लेते हैं, लेट स्केल। स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर। ये हम स्केल मान लिए हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P अलोंग मेन सर्वे लाइन और अलोंग चेन लाइन। अलोंग चेन लाइन ऑन ग्राउंड। अभी हम लोग ग्राउंड का बात कर रहे हैं। ये कितना होगा बताओ, फिगर देख के बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P अलोंग मेन सर्वे लाइन और चेन लाइन कितना होगा? L/2।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी जिसका डिस्प्लेसमेंट बताना है अलोंग मेन सर्वे लाइन और चेन लाइन। अलोंग चेन लाइन या तो मतलब लेफ्ट होगा या राइट होगा। पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट राइट में किधर हुआ है, लेफ्ट हुआ है कि राइट में हुआ है? राइट में सर। ये रहा पॉइंट पी, जो पेपर पे जो गया है वो ये सर इधर लेफ्ट साइड। P2 होगा ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी अलोंग मेन सर्वे लाइन क्या है, PP2 होगा क्या? यस सर, PP2 लेफ्ट साइड होगा सर। ये हो जाएगा PP2। ये ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं, PP2। ये PP2 कितना होगा बताओ? ये रहा L, CP जो है वो रहा L, ये एंगल अल्फा है, तो PP2 कितना होगा बताओ? L अल्फा। L अल्फा होगा। हम PP2 का बात कर रहे हैं, PP1 का बात नहीं कर रहे हैं। देखो CPP2 एक ट्रायंगल है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यस सर। उसमें साइन अल्फा लगाओ, उससे PP2 कितना आता है देखो। साइन अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा? सर एल साइन अल्फा। L साइन अल्फा, ये हो एल जाएगा साइन अल्फा होगा। PP2 डिवाइडेड बाय L, ये होगा क्या? यहाँ से PP2 कितना आ जाएगा? L साइन अल्फा, ये हो जाएगा L साइन अल्फा। देखो स्केल का फॉर्मूला हम क्या बताए थे बताओ? स्केल का हम फॉर्मूला बताए थे ना, तो होता था लेंथ ऑन पेपर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। यही था फॉर्मूला क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके देखो लेंथ ऑन ग्राउंड कितना आया है? L साइन अल्फा। L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन पेपर हमको नहीं पता है, तो ये डाल देंगे। ये लेंथ ऑन ग्राउंड है, लेंथ ऑन पेपर नहीं है। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑन पेपर डिवाइड बाय लेंथ ऑन पेपर हमको पता नहीं, लेंथ ऑन ग्राउंड है L साइन अल्फा। दिस इक्वल टू, देखो हम लोग स्केल जो मान है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर, तो ये बताओ पेपर पे कितना लेंथ होगा, ग्राउंड पे कितना होगा ये बताओ। सपोज हम लोग यूज करते थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, इस तरह का स्केल यूज करते थे, इसका क्या मतलब था? इंजीनियर स्केल मतलब सर। नहीं, वो तो इंजीनियर स्केल है ही। इसमें जैसे सर क्या था? हाँ 1 सेंटीमीटर पेपर के लिए और 10 मीटर ग्राउंड के लिए। हाँ, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ लाइन जो 10 मीटर ग्राउंड में है, उसी को हम पेपर पे प्लॉट करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर होगा। ये पेपर के लिए है, मीन्स लेंथ ऑन पेपर। इसके लिए हम बात करें तो लेंथ ऑन पेपर 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑन ग्राउंड S मीटर, यही होगा क्या? यस सर। ओके तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑन पेपर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई लेंथ ऑन ग्राउंड S मीटर, बोल सकते हैं क्या? यस सर। ये जो L है वो लेंथ इन मीटर है, तो L साइन अल्फा क्या होगा बताओ? ये भी मीटर में होगा क्या? L जो है ये मीटर में है।
तो एल साइन अल्फा मीटर में होगा क्या? होगा सही है सर। Okay. यहाँ से मीटर यूनिट कैंसिल करोगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। लेंथ ऑन पेपर क्या बचा बताओ? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू एल साइन अल्फा। ये हो जाएगा एल साइन अल्फा सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी अलोंग चेन लाइन ऑन पेपर लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी अलोंग चेन लाइन ऑन पेपर, ये कितना हो जाएगा बताओ? ग्राउंड में था एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन पेपर कितना आया है? एल साइन अल्फा एल साइन अल्फा एल बाय साइन अल्फा बाय एस, ये हो जाएगा एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं सर। देखो यहीं पे एक कंडीशन आता है, दिस लेंथ ऑन पेपर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, ये कंडीशन होता है। जो लेंथ ऑन पेपर आता है, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? देखो ये लेंथ ग्रेटर नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम लेंथ एल का कब हो सकता है बताओ? ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए एल का लेंथ मैक्सिमम कब हो सकता है? जब 90 डिग्री हो सर। नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए ग्रेटर नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल तो हो सकता है ना 0.025। इस समय जो लेंथ आएगा एल का वो मैक्सिमम लेंथ आएगा। देखो इक्वल टू हो गया तो ये ग्रेटर तो नहीं ना है, एल साइन अल्फा डिवाइड बाय एस, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0.025। इक्वल टू तो हो सकता है ना, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। लेस लोगे तो क्या होगा, एल जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम नहीं आएगा। हमको निकालना है एल मैक्सिमम कब होगा, मतलब हमको जो एरर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी अलोंग द चेन लाइन, दिस शुड नॉट बी ऑन पेपर, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। लेकिन इसके इक्वल तो हो सकता है ना, तो इक्वल होगा तो देखो एल क्या आ जाएगा, एल साइन अल्फा दिस इक्वल टू 0.025 एस। यहाँ से लेंथ लेंथ कितना आ जा रहा है 0.025 एस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ओके